आजकल हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना, फिर आइडेंटिटीज समझ आ गई आपको। सब आइडेंटिटीज के बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो बहुत सी प्रैक्टिस हो गई। अब आगे हम क्या करने वाले हैं पता है? हाँ, स्टेटमेंट वाले सम्स, ये इनको हम कहेंगे कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका यूज कहाँ पे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है, ये करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट दी होती है थोड़ी सी, उसको उसके अकॉर्डिंग फिगर बना के फिर उसको सॉल्व किया जाता है। हमने सबसे पहले हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री जो है सारी राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। हाइट जो परपेंडिकुलर है और बेस है और हाइपोटेन्यूज, तीन चीजें यूज होती हैं इसमें। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया जो उसमें थीटा एंगल लेते हैं हम, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से नीचे जमीन पे एक बिल्डिंग है, उसके सामने दूसरी बिल्डिंग है, तो ऊपर की एक बिल्डिंग के टॉप से लेके दूसरे बिल्डिंग के बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो एक हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो ऊपर से अगर हम नीचे जैसे उसको एक हमने सीढ़ी लगा दी, या ऊपर से कोई देख रहा है, तो वो जो जमीन के साथ उस पॉइंट का, दूसरी बिल्डिंग के पैरों से जमीन पे जो एंगल बन रहा है थीटा, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और अगर वहीं से ऊपर खड़े खड़े ही दूसरी बिल्डिंग की टॉप पे सामने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है हमने और जो सीढ़ी की जो डायगोनल बन रहा है ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो ऊपर बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और जो नीचे जमीन पे बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि जमीन भी एक सीधी लाइन है और ऊपर टॉप पे भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बराबर की हाइट की है, तो वो बराबर से गया, और बीच में एक डायगोनल ड्रॉ हो गया, तो वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स, जो ऊपर का डिप्रेशन वाला एंगल और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूं, मतलब जमीन वाला, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो वो टॉप वाला जो ऊपर वाली लाइन के साथ बन रहा है एंगल, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जैसे दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग की टॉप पे आप खड़े हो, तो आपके आई लेवल से दूसरी बिल्डिंग के जमीन का जो बॉटम है बिल्डिंग का, जहां से शुरू हो रही है, उस तक का अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एक डायगोनली हो गई ना लाइन, जैसे वो सीढ़ी की तरह ये हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। तो हाइपोटेन्यूज और जमीन के साथ जो थीटा एंगल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो जहां पे आप खड़े हो एक बिल्डिंग पे, वहां से उसकी सीध में दूसरी बिल्डिंग की तरफ अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो वाली लाइन और जो वो है हाइपोटेन्यूज नीचे वाला, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा के ही बराबर होगा, लेकिन उसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और नीचे वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये जो है इसके अंदर फिर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे अभी। ये हमारे तब काम आता है जैसे कोई बिल्डिंग्स ड्रॉ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें एंगल्स का रोल है। और शिप्स जैसे जाते हैं, पानी के जहाज पानी में चलते हैं ना, जहाज शिप्स होते हैं, उनमें होता है, वहां पे जरूरत पड़ती है। जैसे कितना डिस्टेंस रह गया, जैसे एक समुद्र है, ठीक है, सी है, उसके अंदर एक जहाज जा रहा है पानी, तो वो वहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन नापते हैं, एस्टिमेट लेते हैं, उससे उनको आइडिया रहता है कि हम कितनी दूर हैं अब किनारे से। ठीक है, लाइट हाउस, हाँ, उनको ये आइडिया हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन से, क्योंकि जैसे जैसे वो किनारे के नजदीक जाते जाएंगे उनका जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो किनारे से दूर जाता जाएगा शिप, वो एंगल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा परछाई के बारे में, शेडो, शेडो पता है क्या होता है? अच्छा चलो, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। परछाई होती है, जैसे जब धूप निकली होती है ना, तो हर चीज की, जब हमारे ऊपर, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब हमारे ऊपर धूप पड़ती है तो हम मान लो सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हमें अपनी शेडो दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर हम सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाए तो हमें हमारे आगे हमारी शेडो बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है
उसके ऊपर पीछे से तो धूप पड़ रही है लेकिन हमारी फ्रंट साइड पे धूप नहीं पड़ रही, तो नीचे लेकिन जमीन पे धूप है तो हमारी उसके ऊपर शेडो आ जाती। ऐसे बिल्डिंग्स हैं उनकी शेडो होती है, पेड़ लगे होते हैं शेडो होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा जब बहुत तेज धूप होती है, अगर आप सड़क पे वैसे कहीं जा रहे हो तो आपको धूप बहुत तेज लगती है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग के शेल्टर में चले जाते हो या पेड़ों के नीचे चले जाते हो तो आपको उसकी छाया मिल जाती है, शेडो मिल जाती है, तो आपको धूप तंग नहीं करती फिर, है ना? ये चीज नोटिस की हुई है ना? तो वो उसका एंगल बनता जाता है। जो जब आपको मतलब आप अब सिर के ऊपर ही है सूरज, तो हमारी शेडो छोटी हो जाएगी, जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो हमारी शेडो भी लंबी आती है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये होता है। अब हम इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैंने मेन आपको बताना था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्लियर होता जाएगा और ज्यादा। जैसे एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टॉवर है, वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है, जैसे आप सीधे खड़े हो, आप वर्टिकल खड़े हो। अगर आप जमीन पे लेट गए हो तो आप हॉरिजॉन्टली उसके साथ लेटे हो, जमीन पे लेटे हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है आपकी। अगर आप खड़े हो तो आप वर्टिकल हो, है ना? तो एक टॉवर है वो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, जमीन के ऊपर सीधा टॉवर खड़ा है, ठीक है? और from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. Find the height of the tower. हमें ये दिया हुआ है कि एक टॉवर है और उसके जहाँ पे वो उसका फुट है टॉवर का, मतलब जहाँ से वो शुरू हो रहा है जमीन से, वहां से लेके एक पॉइंट है 15 मीटर दूर, उस पॉइंट से अगर हम टॉप की टॉवर से अगर हम उस पॉइंट को देखते हैं तो एंगल बन जाता है 60 डिग्रीज का जमीन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्रीज, और नीचे जो डिस्टेंस है टॉवर का और उस पॉइंट का वो हमें दिया हुआ है 15 मीटर। तो इसका मतलब हमें बेस पता है और थीटा पता है। थीटा है 60 और बेस है 50, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो हमने टॉवर की हाइट फाइंड करनी है, इसका मतलब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब हमारे पास अगर दो साइड्स होती, एंगल ना दिया होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, है ना? आती है ना वो तो आपको। लेकिन अब हमें एक तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्रीज, एक हमें बेस दिया हुआ है 50। तो हम कौन सी कंडीशन यूज करें जिससे हमें हाइट मिल जाए? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे अपना उनको चेक करोगे, कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है? कौन सा ऐसा? यस यस, टेंजेंट थीटा, वेरी गुड। अब टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ये हमने ट्रायंगल बना ली, इसमें 15 बेस है, 60 थीटा है, और हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट 60 डिग्रीज इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हाइट हमें पता नहीं है लेकिन टेंजेंट 60 हमें पता है और बेस भी पता है। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, शाबाश। तो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 15, ठीक है? अब 15 उधर जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू ए बी। आप यहीं पे छोड़ सकते हो या √3 कैलकुलेट करके वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो 15 √3 ये आपका आंसर। हाइट ऑफ द टॉवर इज 15 √3। आसान है ना? चलो अगला क्वेश्चन है, इसको ना ध्यान से सुन लो पहले फिर इसको समझो। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को एक इलेक्ट्रिक पोल, जो खंबे नहीं लगे होते हैं बिजली के, वो उसमें कुछ फॉल्ट है और उसकी हाइट है 5 मीटर, तो उसको इलेक्ट्रिशियन ने रिपेयर करना है। अब इलेक्ट्रिशियन नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब जो इलेक्ट्रिशियन है उसको पोल की पूरी ऊंचाई पे नहीं जाना, क्योंकि बिल्कुल ऊपर तो तारें लगी होती हैं, उसके 1.3 मीटर नीचे वाले पॉइंट पे जाना है उसको। वहां से वो खड़ा होके सारा फॉल्ट ठीक कर ले, ठीक है? तो ये ऊपर का जो छोटा सा डिस्टेंस है 1.3 मीटर का, ऊपर से छोड़ के वहां वो आ सकता है। अब हाइट थी इसकी 5 मीटर, है ना? तो 5 मीटर से 1.3 मीटर माइनस कर दो
ये आ गया 3.7 मीटर। तो जिस हाइट पे उसने जाना है उसकी हाइट हो गई 3.7 मीटर। हमें एक चीज पता चल गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट he should use which when inclined at an angle of 60 degrees to the horizontal would enable her to reach the required position। तो वो कहते हैं एक सीढ़ी लगानी है और वो भी 60 डिग्री के एंगल पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ क्या हो, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो, है ना। अब हमारे पास हाइट आ गई थी 3.7 और थीटा आ गया यहाँ से 60 डिग्री। यहाँ से हम कैलकुलेट करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, इसके लिए कौन सी रेशियो सूट करेगी हमें, साइन थीटा। यस, वेरी गुड। तो साइन 60 इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 इज इक्वल टू हाइट हमने अभी कैलकुलेट की है 3.7 अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अब हाइपोटेन्यूज निकाल लो। साइन 60 वैल्यू क्या होती है, यस, तो BC उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 से, तो ये इधर आके 2/√। तो 3.7 इंटू 2/√। इसको जब हमने कैलकुलेट करना है तो फिर जो भी आएगा वो आंसर। इसको रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 3 आ गया नीचे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.28। अब हमारे पास लेंथ ऑफ लैडर आ गई 4.28 मीटर। इतनी लंबी सीढ़ी चाहिए। अब अगला एक और पार्ट है इसी का, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, कि वो लैडर पे पैर को बिल्डिंग के टॉवर के पैर से कितनी दूर रखे। इसका मतलब आपको बेस भी फाइंड करना है। तो बेस के लिए अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, कॉस थीटा भी लगा सकते हो और कॉट थीटा भी लगा सकते हो। कॉट थीटा में बेस नीचे आ जाएगा ना, हाँ, तो कॉट 60 कितना होता है 1/√3। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया 1/√3। और ये हमने अभी निकाला था, हाइट जो थी वो थी 3.7, तो हाइट उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई 1/√3 से। सो ये आ गया आपका 3.7/√3। इसको रेशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको जब कैलकुलेट करोगे जो भी आएगा वो आंसर 2.14 आ रहा है वैसे। ठीक है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degrees. What is the height of the chimney? एक ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर मतलब एक इंसान खड़ा हुआ है, देख रहा है, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। नीचे का डिस्टेंस हो गया, बेस हो गया 28.5 और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। 45 डिग्री उसका एंगल है। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगा, बच्चे की हाइट है जो देख रहा है। आप सिंपली पहले चिमनी की हाइट निकाल लो, उसमें से फिर 1.5 जो है वो ऐड कर दो, क्योंकि बच्चा तो थोड़ा ऊंचा खड़ा हुआ देख रहा है ना। यस, वेरी गुड। नहीं बेटा, 30 तो ऐड करके ही आएगा। इसमें आप टेंजेंट 45 की वैल्यू लगाओगे। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 28.5। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 28.5। ठीक है, अब 28.5 में 1.5 ऐड कर दो, आ गया। तो 30 मीटर हाइट ऑफ द चिमनी। अगला क्वेश्चन है, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter, एक मिनट, ये थोड़ा लेंथी है, पहले थोड़े छोटे वाले का। A tower is 100 into √3 meters high. Find the angle of elevation if its top from a point 100 meters away from its foot. एक टॉवर 100 गुना √3 √3 मीटर ऊंचा है, तो हाइट हो गई 100√3, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपने निकालना है और जो ये पॉइंट है नीचे वो टॉवर से 100 मीटर दूर है। अब आप लोग सॉल्व करो इसको, ये सिंपल है। 60 और 60 और बाकी बच्चों का क्या आया, हाँ थीटा क्या आ रहा है 60। वेरी गुड, आसान है ना ये। हाइट दी हुई है 100√3 और नीचे बेस दिया हुआ है 100। जहाँ पे हाइट और बेस की बात होती है तो टेंजेंट की वैल्यू लग जाती है और हमें थीटा पता नहीं है कितना है, थीटा नहीं दिया हुआ,
तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 100√3 अपॉन 100। 100 की कटिंग हो गई, √3 बचा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई √3। अब हम वैल्यूज चेक करेंगे कि √3 कब होता है टेंजेंट, कौन से एंगल पे होता है √3, 60 डिग्रीज पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, हाँ आ गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. एक टॉवर है, उसके टॉप से जमीन पे एक पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है, वहां का एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का, और आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टॉवर। √3, 30 डिवाइडेड बाय √3 आ रहा है, फिर उसको रैशनलाइज करो। यस, सबका हो गया। इस क्वेश्चन में जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो थीटा आ गया 30 डिग्रीज, बेस आ गया 30, और हमने हाइट निकालनी है। फिर से हाइट और बेस को इन्वॉल्व करने वाला एंगल है टेंजेंट। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हाइट हमें दी नहीं हुई, टेंजेंट 30 हमें पता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 30। 30 उधर चला जाएगा तो h इज इक्वल टू 30/√3। अब डिनोमिनेटर में √3 है, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय √3, तो ये आ गया 30/√3 इंटू √3/√3। √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 की 30 से कटिंग करी 10, और √3 ऊपर था ही, तो आंसर आ गया 10√3 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. इस क्वेश्चन का मतलब है, एक पतंग उड़ रही है आसमान में और कितनी जमीन से 60 मीटर ऊंची है वो, तो हाइट हो गई 60 मीटर, और जो रस्सी बांधी हुई है काइट के साथ, पतंग के साथ, उससे वो डोर खींचते हैं उसकी। ठीक है, और जहां से वो डोर पकड़ी हुई है नीचे किसी ने, वहां पे उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का, और जो उसके अंदर कोई गांठें नहीं है स्ट्रिंग में, कोई इधर उधर अड़के नहीं जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि कोई मोड़ तोड़ नहीं है बीच में, कहीं से वो गांठें नहीं पड़ी हुई, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है वो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ आपने, स्ट्रिंग है ना, रस्सी जो होती है पतंग की, तो वो हाइपोटेन्यूज हो गया, वो फाइंड कर। क्या आ रहा है, √3/120 आ रहा है। थोड़ा सा ठीक करो इसको। एक पतंग उड़ रही है आसमान में 60 मीटर ऊंचाई पे, ठीक है, और जो उसकी रस्सी है 60 मीटर ऊंचाई है, तो इसका मतलब हाइट दी हुई है, सिंपली ये म्यूट करो, 60 मीटर ऊंचाई दी हुई है, और उसकी जो रस्सी है वो उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। इन्होंने रस्सी बताई है, रस्सी जो है उसमें कोई गांठ नहीं है, कोई कहीं से मुड़ी नहीं हुई, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है रस्सी। ठीक है, और आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आप कौन सी वैल्यू लगाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, sin 60 इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट है 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 60 इंटू 2/√3, 120/√3। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो √3 से, तो ऊपर आ गया 120 इंटू √3/3। 3 से 120 की कटिंग करो, 40 आ गया, तो ये हो गया 40√3। ठीक है, आ गया सबका। अब अगला क्वेश्चन करो। द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। समझ आ गया क्वेश्चन? स्ट्रिंग जो थी वो 100 मीटर लॉन्ग दी हुई है और 60 डिग्रीज का एंगल है, और हमने हाइट ऑफ द काइट निकालना है जमीन से। हाँ, the string of a kite is 100 meter long and it makes an angle of 60 degrees with the horizontal. Find the height of the kite assuming that there is no slack in the string. बताती हूँ, अभी बाकी बच्चों को करने दो, देखती हूँ। हाँ सही है, मिल गया आपको, सही आया है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज 100 हो गया और एंगल 60 हो गया, और हमने हाइट निकालनी है, तो साइन लगेगा ना, साइन 60।
साइन 60 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 100। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो 100 मल्टीप्लाई हो गया इससे, 100 इंटू √3/2। 100 और 2 की कटिंग होके 50 √3। अब √3 की वैल्यू 1.73 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 86.60 मीटर्स आ गया सबका। हाँ 50 स्क्वायर रूट 3 यहाँ तक भी करके छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन करो। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied to at the ground. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with ground level is 30 degrees. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो जमीन से रोप के सहारे चढ़ रहा है। ठीक है, रोप मतलब रस्सी, रस्सी पकड़ के चढ़ रहा है। तो वो रस्सी जो है वो डायगोनल हो गई और जिस पोल पे चढ़ रहा है, वो खंबे पे चढ़ रहा है, उसकी हाइट है 12 मीटर और एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का। तो आपने पता करना है कि वो क्लाइंबिंग के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो ऊपर चढ़ जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाता है। हाँ, हाइट दी हुई है 12 मीटर और 30 डिग्रीज थीटा हो गया। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो जो वैल्यू लगेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लगेगी वो लगा के आप फाइंड करो डिस्टेंस। देख लिया, आया बच्चों? यस, 24 राइट आंसर। डिस्टेंस जो है वो AC है, वो निकालना है। एक ट्रायंगल है अगर ABC तो, ठीक है। और हाइट दी हुई है 12, थीटा है 30 डिग्रीज। तो साइन 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 होता है 1/2, हाइट दी हुई है 12, 12 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 24। 24 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अब थीटा 30 डिग्रीज है और 20 मीटर लंबी रस्सी है तो हाइपोटेन्यूज 20 हो गया। ओके, आपने हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है 30। हाँ, यस यस, 10 इज राइट आंसर। 20 हाइपोटेन्यूज, एंगल 30, हाइट निकालनी है तो साइन 30 लगेगा। साइन 30 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB हाइट अपॉन हाइट है, हाइट दी हुई और ये दिया हुआ है तो 20 उधर चला जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होके 10 आंसर। अगला क्वेश्चन करो। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degrees. What is the height of the tower? एक ऑब्जर्वर मतलब एक जो खड़ा है लड़का, उसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो टॉवर से 28.5 मीटर दूर है। तो बेस हो गया 28.5 और हाइट हमने निकालनी है। एंगल जो है वो 45 डिग्री। ओके, वेट, कितना आया? यस, इस टाइप का पहले भी किया था ना हमने। हाँ, बेस है 28.5, एंगल है 45, तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू हाइट अपॉन 28.5। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, टेंजेंट 45 1 होता है ना, तो हाइट आ गई 28.5 और 1.5 मीटर उसकी हाइट है, वो ऐड हो जाएगी, टोटल आ गया 30 मीटर। ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। A person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degrees. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. Find the height of the tree and the breadth of the river. ये आपको शायद नहीं करना आएगा, मैं बता देती हूँ। हाँ, मैं पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर इसको कैसे करना है ये भी बता। एक आदमी खड़ा है नदी के किनारे पे और उसको नदी के दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे एक पेड़ है, उसके साथ उसका एंगल बन रहा है 60 डिग्रीज का। ठीक है, जब वो 20 मीटर आगे चला जाता है, किनारे से अंदर चला जाता है, तो एंगल 60 की बजाय अब 30 डिग्रीज का हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे जैसे कोई चीज नजदीक जाती है एंगल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एंगल घटता जाता है, डिग्रीज कम होती जाती है। अब ये आदमी जब यहाँ कोने में खड़ा है तो इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है पेड़ के साथ। अगर वो 20 मीटर आगे चला जाता है, 20 मीटर आगे चला जाता है तो उसका एंगल 30 डिग्री बन जाता है। ठीक है,
आगे नहीं पीछे, मतलब उससे दूर चला जाता है किनारे से। तो आपने फाइंड करना है कि कितनी चौड़ी रिवर है और कितनी हाइट है ट्री की। मतलब आप इमेजिन करो, नदी के एक किनारे पे पेड़ है, ठीक है, और नदी के दूसरे किनारे पे, मतलब नदी क्रॉस कर लो तो दूसरे किनारे पे वहां एक आदमी खड़ा है, उसके साथ नदी का एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का, नहीं 60 डिग्रीज का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर वो अपनी जगह से हटके, किनारे से हटके और पीछे चला जाता है, दूर चला जाता है पेड़ से, तो उसका एंगल घट के 30 डिग्री रह जाता है। तो आपने पता करना है कि 20 मीटर चौड़ी तो वो रिवर ही थी, है ना, 20 मीटर थी ना, तो बाकी बाकी जो डिस्टेंस है वो कितना दूर गया वो। और दूसरा आपने हाइट पता करनी है, ट्री की हाइट की। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ही क्वेश्चन आएंगे। हम अगर फिगर बनाते हैं तो हाइट ही रहेगी, नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे 20 मीटर का है ना, 20 मीटर का पेड़ है, वो डिस्टेंस है उसका। ओके, 20 मीटर आगे चला गया ना, तो हम सपोज कर लेंगे, हमें नदी की चौड़ाई नहीं पता, तो हम सपोज कर लेंगे कि नदी की चौड़ाई है x मीटर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गई। पहले एक ट्रायंगल h तो वहीं खड़ा रहा, उसके साथ एक ट्रायंगल बनी, उसका बेस है x मीटर और एंगल है 60 डिग्रीज का। और फिर अगर और आगे चले जाते हैं तो एक और ट्रायंगल बन गई बड़ी वाली, उसका एंगल है 30 डिग्रीज और उसका बेस है 20 प्लस x हो जाएगा, है ना, क्योंकि हाइट तो हाइट ही रहेगी ना, x वही रहेगा, पेड़ तो अपनी जगह पे ही खड़ा है, ठीक है। तो दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर पहली ट्रायंगल देखें तो उसमें हाइट h है और बेस x है और एंगल है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। एक तो इक्वेशन ये आ गई। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, और अगर x को मल्टीप्लाई कर दें इधर जाके, h की वैल्यू आ गई √3 इंटू x, यहाँ तक निकाल लिया। अब हम दूसरी ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल में जाएंगे, उसमें एंगल थीटा 30 है और हाइट h है और बेस हो गया 20 प्लस x, क्योंकि ये और दूर चला गया ना, 20 मीटर दूर चला गया ना उस पॉइंट से, तो 20 प्लस x इसका ये बेस है। तो दूसरी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 20। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाई √3। अब h की पहले भी वैल्यू हमने निकाली है x √3, दोनों h की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो x √3 इज इक्वल टू x प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई √3 लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3 से 3 बन गया, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। ये वाला x उधर ले जाओ, 3x में से माइनस होके 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, दिस गिव्स अस 10। तो इसका आंसर आ गया 10 मीटर। x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, और इसकी वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में लगा सकते हैं, h इज इक्वल टू x √3 में, तो ये बन गया h इज इक्वल टू 10 √3, ये दूसरा आंसर, ठीक है। अब समझ आ गया, x उधर चला गया ना, हमने निकाला था √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, x को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो √3 रिप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ, x की वैल्यू तो 10 आई है, हाइट जो है वो √3x है, तो √3 इंटू 10 √3 हाइट आ गई, ठीक है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आगे भी, और ज्यादा जो हैं उनमें फिर आपको फिगर इमेजिन करनी मुश्किल हो जाएगी। इतनी आ रही है ये वाली टाइप, समझ आ रही है सबको? ओके चलो, आ रही है तो फिर 2-4 क्वेश्चंस और कर लेंगे कल। ओके, कल आप लोग मैसेज